अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज नैब की जानिब से अचानक ऐसे इकदामात उठाए गए कि किसी भी मुल्जिम के लिए एक दिन में इस तरह के इकदामात की मिसाल नहीं मिलती। नैब की जानिब से आज शहबाज शरीफ की जमानत की मनसूखी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में वापस ले ली गई और फिर आज ही एक ही दिन में डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम की जानिब से 6 अहकामात जारी किए गए। हर एक हुक्मनामे में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज की अलग अलग जायदादों का जिक्र किया गया है, जिसमें कुल 23 जायदादों का जिक्र है जिन्हें मुंजमद करने के अहकामात दिए गए हैं। हुक्मनामे में कहा गया है कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदनी से जायद असासाजात के केसेस हैं। इन मुल्जिमान पर करप्शन के इल्जामात हैं। मुंजमद किए गए असासों में लाहौर की 96H 87H मॉडल टाउन और DHA फेज 5 की प्रॉपर्टी और हरीपुर की 3 प्रॉपर्टियां और एबटाबाद डांगी गली में 9 केनाल का प्लॉट भी शामिल है। नैब के मुताबिक ये जायदादें शहबाज शरीफ ने अपनी बीवियों नुसरत शहबाज और तहमीना दुरानी के नाम पर बनाई। इसके अलावा जौहर टाउन में 13 मुंजमद प्रॉपर्टीज हमजा शहबाज की हैं, जबकि चिन्योट की 2 प्रॉपर्टियां हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज की हैं। नैब के मुताबिक तहकीकात के दौरान हासिल किए गए सबूत ये यकीन करने के लिए माकूल हैं कि मुल्जिमान मज़कूरा जराइम करने के मुर्तकिब हुए। डीजी नैब लाहौर ने यह हुक्म दिया कि मज़कूरा जायदाद को मुंजमद कर दिया जाए। यह अहकामात आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार रहेंगे। इस दौरान नैब उनकी तस्दीक के लिए मुतल्लिका एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर करेगा। यानी अभी मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात जारी है, अभी तक इसका रेफरेंस भी दायर नहीं हुआ और तहकीकात की सतह पर ही जायदाद मुंजमद करने का हुक्म दे दिया गया है। इससे पहले गुज़िश्ता साल अक्टूबर में इसहाकडार की जायदाद की नीलामी के अहकामात दिए गए थे, मगर उनका मामला इस मामले से मुख्तलिफ था क्योंकि इसहाकडार 2017 से बैरून मुल्क में है। एहतसाब अदालत उन्हें मफरूर करार दे चुकी है और गुज़िश्ता साल सितंबर में उनके खिलाफ नैब ने रेफरेंस दायर किया था, जिसके बाद उनकी तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त कर ली गई थी। मगर शहबाज शरीफ के खिलाफ इस केस में ना रेफरेंस दायर हुआ है और ना ही वो मफरूर है, वो जमानत पर हैं और अपने भाई नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज के लिए लेकर गए हैं। वो भी उस वक्त लेकर गए हैं जब नैब ने खुद अदालत में तस्लीम किया कि नवाज शरीफ की तबीयत बहुत ख़राब है और फिर उनकी जमानत पर एतराज़ नहीं किया। और फिर आज सुप्रीम कोर्ट में ही नैब ने शहबाज शरीफ की जमानत के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपनी ही अपील भी वापस ले ली और फिर आज ही उनकी जायदाद जब्त करने के अहकामात भी जारी कर दिए। आज नैब सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ की जमानत के खिलाफ दरख्वास्त से दस्तबरदार हो गई है। आज आशियाना स्कैंडल केस में नैब की दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब ये कह रहा है कि आशियाना हाउसिंग फ्रॉड की वो कोशिश है जो नहीं हो सका। इस सारी कहानी में शहबाज शरीफ का रोल अच्छे बच्चे का है। शहबाज शरीफ ने पहले इंक्वायरी कराई, फिर मामला एंटी करप्शन को भेजा। अभी तक लग रहा है फवाद हसन फवाद का किरदार बुरे बच्चे का है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इस्तफसार किया कि चौधरी लतीफ कंपनी को 55 मिलियन किसने दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि फवाद हसन फवाद ने 55 मिलियन कामरान कियानी से लेकर बदले में उन्हें क्या दिया। इस पर नैब के वकील नईम बुखारी ने जवाब दिया कि कामरान कियानी मफरूर है, उसे फायदा देने का वादा किया गया है। साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शहबाज शरीफ तो इस सारी कहानी में हिफाजती इकदामात करते नजर आ रहे हैं। नैब वकील ने दलाइल में बताया कि शहबाज शरीफ ने बोली का जायजा लेने के लिए कमेटी बनाई। बोली से मुताल्लिक शिकायत मिलने से पहले कमेटी बनाई गई। कमेटी ने कहा कि बोली के अमल में बाज बेकायदगियां हुई। कमतरीन बोली देने वाले का ठेका कामरान कियानी के कहने पर मनसूख किया गया। कामरान कियानी ने फवाद हसन फवाद को रिश्वत दी। 5 करोड़ से ज्यादा रकम फवाद हसन फवाद के भाई और उनकी अहलिया के अकाउंट में दी गई। नईम बुखारी ने कहा कि पैसों की मनी ट्रेल मौजूद है कि फवाद हसन फवाद ने पैसे लिए। कामरान कियानी को भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सका, वो भी मफरूर मुल्जिम है। इस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि ये बताएं कि मामला एंटी करप्शन में किसने भिजवाया था, जिस पर नईम बुखारी ने कहा कि शहबाज शरीफ ने एंटी करप्शन को यह केस भिजवाया जिसका मकसद कमतरीन बोली देने वाले को हिरासां करना था। इस दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस मामले में भी पहले के मुकदमात की तरह कुछ नहीं है। क्या नैब ये चाहता है कि लोग बरसों तक जेलों में पड़े रहें? नैब के वकील नईम बुखारी ने कहा कि शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद से मुताल्लिक दरख्वास्तें वापस लेता हूँ।
नईम बुखारी ने दरख्वास्तें वापस लेते हुए कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने आशियाना केस में जमानत देते हुए केस के मेरिट पर ऑब्जर्वेशन दी। दरख्वास्त है कि मेरिट पर दी जाने वाली ऑब्जर्वेशन ट्रायल पर असरअंदाज ना हो। अदालत ने कहा कि जमानत मनसूख या मंजूर होने में जो ऑब्जर्वेशन होती है वो आर्जी होती है। आज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा और नायब वकील नईम बुखारी के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि लगता है कि आशियाना हाउसिंग ने अदालतों को काफी मसरूफ रखा, जिस पर नईम बुखारी ने कहा कि आशियाना तो बना ही नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आशियाना बना नहीं लेकिन वकला का काफी कुछ बन गया है। नईम बुखारी ने मजीद दलाइल दिए कि केस में 2 वादा माफ गवाहों की दरख्वास्तें मंजूर, 2 की मुस्तरद हुई। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि वादा माफ गवाह बनने के लिए अपना जुर्म तस्लीम करना लाजिम है। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के पैरा नंबर 8 और 9 को हज़फ करने का हुक्म देते हुए मामला निपटा दिया। नायब आज शहबाज शरीफ की जमानत मनसूख करने की दरख्वास्त से दस्तबरदार हो गई है और आज ही एक दूसरे केस में नायब की जानिब से शहबाज शरीफ की जायदादें मुंजमद करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। इस मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नायब जुल्फिकार अहमद भुट्टा साहब मौजूद हैं। भुट्टा साहब बहुत शुक्रिया। भुट्टा साहब, आप क्या समझते हैं और नायब का कानून और जो प्रेसिडेंट्स हैं वो क्या कहते हैं? क्योंकि ज़ाहिर शरीफ ख़ानदान का ये एतराज़ सामने आ रहा है नून लीग की तरफ से कि अभी करप्शन का कोई इल्ज़ाम साबित किया नहीं है, उनकी बीवियों की प्रॉपर्टी है, कुछ उनको विरासत में मिली है प्रॉपर्टी जो कि दूसरे भाइयों के नाम भी है और वो जब्त करने का हुक्म दे दिया गया, जिसके ऊपर वो तनकीद कर रहे हैं। आपको लगता है रेफरेंस की स्टेज से पहले इतने ज़बरदस्त सबूत हैं तो रेफरेंस फाइल करना बेहतर था या फिर प्रॉपर्टीज़ को मुंजमद करना ज़्यादा बेहतर था? देखें, बात यह है कि इसमें बड़े क्लियर फैसले आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के और रिसेंटली भी कुछ आए। कोई भी ऐसी चीज़ जो फॉरफिट की जाती है उसके लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको सबसे पहले ये साबित करना ज़रूरी होता है कि वो प्रॉपर्टी इलीगल गेन है और गलत तरीके से हासिल की गई है या जो ऑफेंस है जो भी चार्ज किया जा रहा है उसकी वजह से आए। अगर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को इसलिए फ्रीज़ नहीं किया जा सकता कि वो उसका कोई इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप वो प्रॉपर्टी फ्रीज़ करते हैं कि जिसके बारे ये आपको डाउट होता है और उसके बारे आपके पास प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस और कंक्रीट एविडेंस आ चुकी होती है। देखें, इसमें जो सेक्शन 12 है नैब ऑर्डिनेंस का, वो बड़ा वाज़ेह है और उसके अंदर और उसमें भी कोर्ट ने बहुत ज़्यादा उसमें कानून ने पाबंदी लगाई है कि जब कोई चेयरमैन, इवन कोर्ट भी ये कर सकती है कि वो फ्रीजिंग का ऑर्डर कर सकती है, लेकिन चेयरमैन जब कोई ऑर्डर पास करते हैं तो वो 15 डेज़ तक वैलिड रहता है अनलेस के 15 डेज़ के अंदर कोर्ट उसको उसके साथ एग्री ना करे। अगर फ़र्ज़ करें कि कोर्ट उसको डिसएग्री कर जाती है तो वो डेफिनेटली वो वापस जो ऑर्डर है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये पावर जो होती हैं कोर्ट को भी होती हैं, ये पावर चेयरमैन नैब को भी होती हैं और चेयरमैन नैब किसी भी स्टेज पे जब वो ये समझते हैं कि कोई ऐसी सूरत हाल है और हमारे पास इतनी कंक्रीट एविडेंस है और प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस मौजूद है जिससे कि हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, उस सूरत में जहाँ तक ताल्लुक़ रह गया इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ना तो नारकोटिक्स के केसेस में और ना ही नैब के केसेस में उसको आप फ्रीजिंग कर सकते हैं, इसलिए कि उसका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो इसके बाद अगर फ़र्ज़ करेंगे किसी शख्स को उसके ऊपर कोई एतराज़ होता है तो उसके बाद वो चाहे तो वो विदिन 14 डेज़ उसके ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल कर सकता है, मुतल्लिका कोर्ट में जा सकता है और नैब कोर्ट को मुकम्मल अख्तियार होता है कि अगर वो ये देखे कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लॉ की वो पूरी नहीं की गई और ऐसी कोई एविडेंस नहीं है जिससे कनेक्ट हो सके ये प्रॉपर्टी, तो वो उसको डिफ्रीज़ करने का ऑर्डर कर सकते हैं। और भुट्टा साहब, अगर इस स्टेज पर मामला हो कि खुद डीजी नैब लाहौर इतने कन्विंस्ड हैं कि सबूत ऐसे हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को मुंजमद किया जा सकता है, तो फिर रेफरेंस दायर अभी तक नहीं कर दिया जाना चाहिए और जल्द ही रेफरेंस को अब दायर नहीं हो जाना चाहिए? देखें, रेफरेंस जो है वो एक रीज़नेबल टाइम के अंदर फाइलिंग लाजमी हो जानी चाहिए और ये अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि कई साल तक पेंडिंग रहते हैं बहुत से मामलात। इवन आप ये देखें कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट का रेफरेंस भी जो है अभी तक वो फर्दर प्रोसीडिंग उसमें मुझे नज़र नहीं आ रही। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जब भी किसी के मुतालिक आपके पास कंक्रीट एविडेंस आ गई है या ऐसी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं
तो आपको जितना जल्दी हो सके आपको फाइलिंग करनी चाहिए, क्योंकि इसके भी देखें ना 2 स्टेजेस होते हैं। पहले इंक्वायरी स्टेज होती है, अगर इंक्वायरी में ऐसी एविडेंस सामने आ जाए तो फिर उसको इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट किया जाता है, और जब कन्वर्ट किया जाता है तो उसके बाद कोशिश यही करनी चाहिए कि मिनिमम टाइम के अंदर रेफरेंस दाखिल कर दिया जाए। और अगर फ़र्ज़ करें कि रेफरेंस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो डेफिनेटली जिस पार्टी की आपने प्रॉपर्टी फ्रीज़ की है वो उसको चैलेंज करेगी नैब कोर्ट में विदिन 15 डेज़, और उस दौरान में कोर्ट जो भी डिसाइड करती है उसके बाद जो भी होगा प्रोसेस, अगर वो उस पर डिसएग्री करता है तो वो हाई कोर्ट जाएगा, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो वो ये तमाम चीज़ें सब्सिक्वेंट स्टेज के ऊपर जो है वो कंसीडर की जा सकती हैं कि जनाब जब आपने फ्रीजिंग कर दी, आपके खिलाफ कोई ऐसी, आपने कहा कि आपके पास कोई ऐसी एविडेंस है, तो आप क्यों नहीं बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे। तो डेफिनेटली ये लेकिन एक कंसीडरेबल पॉइंट है, लेकिन इसमें कोई डेफिनेट ऐसा पीरियड जो है वो अभी सामने नहीं आ रहा, और ना उसमें सेटलमेंट हुई है। अब इसलिए कि रेफरेंस जब आते हैं, आने के बाद कई बहुत टाइम लेते हैं, पहले इंक्वायरी के बाद फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। तो बहरहाल आफ्टर ऑल उसका असूली तौर पर तो उनको फौरी तौर के ऊपर कोशिश करनी चाहिए कि रेफरेंसेस दाखिल कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया भुट्टो साहब, हमारे साथ मौजूद थे। एक और केस है जिसमें नैब पर बड़ी तनकीद होती रही, वो है LNG का केस, और उसमें फाइनली रेफरेंस तक बात पहुंच गई है। क्या शाहिद हक्कान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल हकीकी तौर पर खतरे में हैं? 15 साल के लिए 2 LNG टर्मिनल, 47 अरब रुपए का इल्जाम, क्या मामला है? तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक में। साबिक वजीर आजम शाहिद हक्कान अब्बासी और साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की गिरफ्तारी के 4 महीने गुजरने के बाद, एहतसाब अदालत की तरफ से मोहलत दिए जाने के बाद बिलाखिर आज LNG केस में रेफरेंस दायर कर दिया गया है। मगर इस रेफरेंस में इख्तियारात से तजावुज और कवायद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम तो लगाया गया है, मगर अरबों रुपए की करप्शन के हवाले से तफसीलात नहीं दी गई हैं। और 15 साल में जो 150 अरब रुपए की करप्शन की बात मीडिया पर की जा रही थी, वो भी सिमट कर 47 अरब रुपए पर आ गई है, और वो भी एक LNG टर्मिनल से नहीं, दोनों LNG टर्मिनल्स को मिलाकर। मगर 47 अरब रुपए की करप्शन भी कैसे होगी, ये जवाब अब भी बाकी है। नैब के रेफरेंस में साबिक वजीर आजम शाहिद हक्कान अब्बासी, साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल, साबिक MD PSO इमरान उल हक, चेयरमैन ओगरा, चेयरमैन एंग्रो ग्रुप हुसैन दाऊद और अब्दुल समद समेत 10 मुल्जिमान को नामजद किया गया है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दायर किए गए 7 सफ़हात पर मुश्तमिल रेफरेंस में नैब की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो कई हवाले से दिलचस्प हैं। नैब ने अपने रेफरेंस में इन मुल्जिमान पर जो गिरफ्तार हैं, माली बेज़ाब्दगियों से ज़्यादा कवानीन की खिलाफ वर्जी करने और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए मनपसंद कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाने का इल्ज़ाम लगाया है। और उनमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक्कान अब्बासी, साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल और साबिक MD PSO इमरान उल हक शामिल हैं। इमरान उल हक को 1 हफ्ते पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया। और दिलचस्प बात यह है कि नैब ने अपने रेफरेंस में इन तीनों पर माली फवाइद लेने का इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि चेयरमैन एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड हुसैन दाऊद और डायरेक्टर चेयरमैन एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड अब्दुल समद दाऊद पर बेनिफिशरी होने का इल्ज़ाम लगाया है, यानी माली फ़ायदा पहुँचने का इल्ज़ाम लगाया है। अब यानी जिन्होंने माली फवाइद हासिल किए, जिन पर असल फ़ायदा पहुँचने का इल्ज़ाम है, नैब ने उन्हें तो गिरफ्तार नहीं किया, मगर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ाम पर शाहिद हक्कान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और इमरान उल हक को 4 महीने से गिरफ्तार किया हुआ है। इसी तरह इस केस का एक अहम किरदार QED कंसल्टेंसी फर्म है, जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए शाहिद हक्कान अब्बासी की हिदायत पर ETPL को LNG टर्मिनल का ठेका दिलवाने के लिए कंपनी के लिए साजगार शराइत बनाई और तहकीकात में शामिल नहीं हुई। मगर नैब ने उसके खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं किया, बल्कि कहा गया है कि ज़िमनी रेफरेंस में उसे शामिल किया जाएगा। इसी तरह नैब के रेफरेंस में कौमी खजाने को पहुंचने वाले नुकसान के जो इदाद-ओ-शुमार बताए गए हैं वो भी अहम हैं। LNG से मुताल्लिक मुसलसल ये खबरें और दावे किए जाते रहे कि इससे कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया, मगर नैब के रेफरेंस में जो इदाद-ओ-शुमार दिए गए हैं इसके मुताबिक तहकीकात से यह बात साबित होती है कि मुल्जिमान ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए LNG टर्मिनल 1 से मुंसलिक एंग्रो की कंपनियों को गलत तरीके से 14 अरब रुपए से जायद का फायदा पहुंचाया है, जबकि सलाहियत के मुताबिक दूसरा LNG टर्मिनल इस्तेमाल ना करने से मार्च 2015 से सितंबर 2019 तक खजाने को तकरीबन 7 अरब रुपए से जायद का नुकसान हो चुका है। यानी मजमूई तौर पर नैब के मुताबिक सितंबर 2019 तक कौमी खजाने को तकरीबन
21 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ और आइंदा 10 साल में जब ये मुआहिदा 2029 में खत्म होगा तो ये नुकसान तकरीबन 47 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। ये नैब की तरफ से आज दायर किए गए रेफरेंस के अहम नकात हैं। आज एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर शाहिद खान अब्बासी ने नैब के रेफरेंस से मुताल्लिक कहा कि इसका ना सर है और ना पैर है। इन इल्जामात का न सिर है न पैर है। अच्छा, 9 मुलजमान नामजद किए गए आपके साथ रेफरेंस में। खुद ही देख लें, कोई मुलजमान के नाम पढ़ लें, उनका क्या ताल्लुक है रेफरेंस से। ये तमाशबीनी है, ये तमाशे लगाए हुए हैं, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। चीफ जस्टिस ने कह दिया ख़त्म करें इस नैब को, ख़त्म करें इन तमाशों को। अदालत में पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि नैब 4 साल तहकीकात कर रहा है मगर अब तक कोई सबूत हासिल नहीं कर सका है। 4 साल से 4 साल से इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक तो ये पाकिस्तान के अंदर शेख रशीद की कंप्लेंट पे शाहिद अब्बासी जेल में हो, ये इसका मतलब ये है कि रूल ऑफ लॉ इधर है, ख़त्म हो गया है कि शेख रशीद जैसे लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, शाहिद अब्बासी जिसकी इंटेग्रिटी का क्वेश्चन नहीं कर सकता कोई। दूसरी बात ये कि 4 साल में इन्होंने एक मरतबा भी कोई एविडेंस ला दें पूरी दुनिया से जो इससे सस्ता टर्मिनल लगा हो। हमारा टर्मिनल सबसे सस्ता लगा हुआ, इससे सस्ता इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। एक एविडेंस ले आए, नैब 4 साल के अंदर वो नहीं ला सकी है। तो ये सब झूठ बोल रहे हैं और नैब वालों को भी पता है दिल के अंदर कि हम लोग बेगुनाह हैं। नैब की तरफ से दायर करदा रेफरेंस ने सवालों के जवाब देने के बजाय मजीद सवालात उठा दिए हैं। अहम बात यह है कि LNG केस में गिरफ्तार तीसरे मुलजिम साबिक MD PSO इमरान उल हक को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत देने का जो फैसला सामने आया उसमें भी नैब की कारकर्दगी पर सवालात उठाए गए हैं। 10 सफ़हात का तफसीली फैसला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिलना ने लिखा है और ये गुज़िश्ता हफ्ते ही आया है। तफसीली फैसले के मुताबिक अदालत के सामने नैब के प्रोसिक्यूटर तफ्तीशी अफसर के साथ पेश हुए। अदालत ने उन्हें तफसील से सुना। नैब की टीम ऐसा कोई भी मवाद पेश नहीं कर सकी जो दरख्वास्त गुजार की कैद का जवाज फराहम करती हो। नैब ऐसा कोई रिकॉर्ड फराहम नहीं कर सका जो किसी जुर्म के इर्तिकाब की तरफ इशारा करता हो। तफ्तीशी अफसर ने कौमी खजाने को पहुंचने वाले जिस नुकसान का इल्जाम लगाया वो रिकॉर्ड पर लगाए गए दस्तावेजात के मुताबिक नहीं, यानी नैब ने जो इल्जाम लगाया वो दस्तावेजात के मुताबिक ठीक नहीं। इसके बाद आगे अदालत ने मजीद लिखा कि नैब के तफ्तीशी अफसर बिडिंग के अमल के दौरान किसी भी किस्म के रूल्स की खिलाफवर्जी की निशानदही नहीं कर सके। नैब ने तहरीरी रिपोर्ट जमा कराई जिसे एहतियात से पढ़ने के बाद हम खुद को इस बात पर आमादा नहीं कर सके कि दरख्वास्त गुजार की कैद का कोई जवाज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक रिपोर्ट में कौमी खजाने को पहुंचने वाले नुकसान के हवाले से जो एदादो शुमार पेश किए गए वो कयास अराई पर मबनी हैं। नैब की रिपोर्ट में रूल्स 2004 की खिलाफ वर्जी का जिक्र भी नहीं था। तस्वुर की किसी भी हद से नहीं कहा जा सकता कि दरख्वास्त गुजार ने किसी जुर्म का इर्तिकाब किया हो। नैब ने यह वजाहत भी नहीं दी कि दरख्वास्त गुजार ने ऐसा क्या अमल किया जिसे मुजरिमाना अमल करार दिया जाए। तशवीश की बात यह है कि एक प्राइवेट इदारे के मुलाजिम की हैसियत से LNG टर्मिनल की तनसीब के हवाले से दरख्वास्त गुजार के किरदार को धोखाधही और बददियानती पर मबनी करार दिया गया। जैसा कि बताया जा चुका है कि दरख्वास्त गुजार सिर्फ एक मुलाजिम था और ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं कि उसने कोई माली फायदा लिया हो। फिर उनकी PSO की तैनाती को माली फायदा करार देने की कयास राय की गई। बैनुल अक़वामी ज़वाबित के मुताबिक स्टैंडर्ड बिजनेस प्रैक्टिस को करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस करार दिया गया। फैसले के मुताबिक ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जिससे पता चलता हो कि इंक्वायरी और तफ्तीश के दौरान डेटा के पेशा वराना तज्जिए की कोशिश की गई हो। तफ्तीशी अफसर 2014 में दिए गए LNG ठेके में दरख्वास्त गुजार इमरान उल हक के किरदार की निशानदही नहीं कर सके और ना ही उन्होंने रूल्स 2004 की खिलाफ वर्जी की कोई निशानदही की। जिस कंसल्टेंट ने बोली और ठेके के अमल की निगरानी की, जिसकी तकर्री USAID ने की थी, उस पर भी कोई सवाल नहीं उठाया गया। कंसल्टेंट पर कोई इल्जाम नहीं है और ना ही ऐसे कोई शख्स या इदारे पर जो बोली के अमल का हिस्सा रहा हो उस पर कोई इल्जाम लगाया गया। अदालत ने लिखा कि नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर हमें मुतमईन करने में नाकाम रहे। नैब ने दरख्वास्त की मुखालफत की और उसे नैब के कवानीन के खिलाफ करार दिया। मगर यह बात काबिल जिक्र है कि दरख्वास्त गुजार ने आइन के आर्टिकल 199 को बुनियाद बनाया था, इसलिए आइन के तहत दी गई बुनियादी हुकूक की जमानत और नैब की तरफ से इख्तियारात से तजावुज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये अदालत ने नैब के हवाले से लिखा कि नैब की तरफ से
इख्तियारात से तजावुज को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत आगे लिखती है कि नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत नैब को हासिल गिरफ्तारी के इख्तियारात लामहदूद नहीं हैं। नैब को जमानत के हवाले से कानून दरख्वास्त गुजार या फिर किसी और को उसके आइन के तहत दिए गए बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं कर सकता। अदालत ने मजीद लिखा कि यह बात नोट की गई है कि आइन के आर्टिकल 14 की शिक 2 के मुताबिक किसी भी शख्स को शवाहिद हासिल करने के लिए तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जा सकता। इस केस में गिरफ्तारी तशद्दुद के ज़मरे में आती है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि हमने नैब के कई केसेस में यह महसूस किया है कि तफ्तीशी माहिरीन के जरिए नहीं की जाती, कोई तफ्तीश माहिरीन के जरिए नहीं की जाती। इस तरह के केसेस में तफ्तीश और इंक्वायरी के दौरान किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर तरबियत याफ्ता प्रोफेशनल की मदद की कोई मिसाल सामने नहीं आई। ऐसा ही इस केस में भी हुआ। वाइट कॉलर क्राइम के लिए तफ्तीश करने वाले का बासलाहियत और प्रोफेशनल होना जरूरी है। नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक इसके मकासद को सिर्फ इसी सूरत में हासिल किया जा सकता है जब वाइट कॉलर क्राइम की तहकीकात तरबियत याफ्ता माहिरीन करें। हमारे सामने जो केस है वो बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की आला मिसाल है। चेयरमैन नैब बार बार बात करते हैं वाइट कॉलर क्राइम की एक्सपर्टीज का, और अदालत नैब की अपनी कैपेसिटी पर, अपनी सलाहियत पर सवाल उठा रही है कि उनके पास ये सलाहियत नहीं है कि वो वाइट कॉलर क्राइम की तहकीकात करें। वो कह रहे हैं कि तरबियत याफ्ता माहिरीन करें। और साथ ही अदालत आगे लिखती है कि हमारे सामने जो केस है वो बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की आला मिसाल है। LNG केस में नैब का जवाब और रिकॉर्ड वाइट कॉलर क्राइम में नैब की काबिलियत का सबूत है। वाइट कॉलर क्राइम में किसी भी शख्स की गिरफ्तारी के लिए ठोस वजूहात का होना जरूरी है, खासतौर पर उस वक्त जब मुल्जिम तहकीकात में ताउन कर रहा हो या उसके फरार ना होने का खदशा हो। अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि यह बात भी नोट की गई है कि दरख्वास्त गुजार के खिलाफ केस का दारोमदार दस्तावेजी शवाहिद पर है जो प्रोसिक्यूशन के पास है, इसलिए ऐसा मुमकिन नहीं है कि दरख्वास्त गुजार यानी इमरान उल हक उन्हें टेम्पर कर सकता है। इन हालात में दरख्वास्त गुजार को कैद में रखना उसे सजा देने के बराबर है। हालांकि हकीकत यह है कि जब तक जुर्म साबित ना हो जाए मुल्जिम बेगुनाह समझा जाता है। साथ ही अदालत ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया जिसके मुताबिक किसी भी कसूरवार को दिया जाने वाला रिलीफ का इजाला उसे सजा देकर किया जा सकता है, मगर किसी बेगुनाह की कैद का इजाला मुमकिन नहीं है। इस सूरत में मुल्जिम को जमानत ना देना उसे सजा देने के बराबर है। इसलिए हमारी ये राय है कि दरख्वास्त गुजार जमानत का हकदार है, इसलिए हम उसकी दरख्वास्त को कबूल करते हैं और उसे 10 लाख रुपए जमानत के एवज रिहा करने का हुक्म देते हैं। अपने फैसले के आखिर में अदालत ने लिखा कि यह आर्जी राय है जो ट्रायल कोर्ट पर किसी तौर पर भी असरअंदाज नहीं होगी। यह था इमरान उल हक की जमानत पर रिहाई से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला, जिसमें नैब की कारकर्दगी पर सवालात उठाए गए हैं, नैब की LNG केस में सलाहियत पर सवालात उठाए गए हैं, वाइट कॉलर क्राइम में नैब की तहकीकात की सलाहियत पर सवालात उठाए गए हैं। जबकि आज नैब ने LNG केस में रेफरेंस भी दायर कर दिया है कि नैब पुरएतमाद है और उसकी वजह क्या है। जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी जाहिद किशकोरी। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, हकाइक सबके सामने हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सबके सामने है, आपकी नैब ज़राए से बात भी हुई है, वो क्या पुरएतमाद हैं कि इसमें वो करप्शन साबित करने में कामयाब हो जाएंगे? शाज़ेब, जो नैब ज़राए के ये बताना है कि आज अदालत में 8000 से ज़्यादा पेजेस जमा करवाए गए हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा मटेरियल है, मवाद दिया गया है अदालत को। इसमें साथ एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी लगाई गई है 115 पेजेस की, और 70 से ज़्यादा जो विटनेसेस हैं, गवाहों के बयानात वहाँ पर जमा करवाए गए हैं। साथ ही 4 अप्रूवर जो थे, वादा मुआफ़ गवाह बने थे, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए गए हैं। नैब ज़राए का ये बताना है कि इस वक्त 3 किस्म की तहकीकात जारी हैं इस केस में। उनमें से एक जो तहकीक किसी आगे स्टेज पर गई थी, उसमें ये रेफरेंस इंटरम रेफरेंस से फाइल किया गया है। ये सिर्फ अवार्ड ऑफ LNG कॉन्ट्रैक्ट था जो कि ठेके का अवार्ड दिया गया था, उसकी इन्वेस्टिगेशन करके नैब ने रेफरेंस फाइल किया है। दूसरी इन्वेस्टिगेशन जो कि इंपोर्ट की थी, जो एक एग्रीमेंट था कतर की एक कंपनी के साथ, उसकी तहकीकात अभी
जारी हैं। और तीसरी जो बड़ी अहम इन्वेस्टिगेशन है जिसकी एवेल्यूएशन नैब इस वक्त कर रहा है, और नैब हुकाम का ये दावा है, जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उनमें से 2 मेंबरान से मेरी आज बात हुई है इस केस को समझने के लिए, या इस जो मवाद जमा करवाया गया है वो कितना सॉलिड है। उनमें से उनका दावा ये है कि इस वक्त नैब तहकीकात कर रहा है। 2015, 16, 17 का एक दौरानिया है जो कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की एक कंपनी एयर ब्लू है, वो उस वक्त प्रॉफिट में गई है, पहली दफ़ा प्रॉफिट में गई है। उनका ये क्लेम है कि शायद कुछ पैसा जो प्रॉफिट था वो किसी और जगह पार्क किया गया है, एयर ब्लू में दिखाया गया है, लेकिन 10 से 12 अकाउंट्स हैं जिसकी वो एवेलुएशन कर रहे हैं। एक फोरेंसिक उसका ऑडिट हो रहा है। अभी ये कहना कब्ल वक्त होगा, उसका सबूत जो है वो नैब कब सामने लाता है अपने इस दावे को, उसकी सपोर्ट में अभी तक सबूत सामने नहीं आया है उसका। इसके अलावा एक चीज़ बड़ी अहम है, इमरान शेख की जो कि इस कंपनी के साथ जुड़े थे, उसका जो स्टेटमेंट, उसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया गया है अब्दुल समद दाऊद की तरफ से जो कि एंग्रो कंपनी के मालिक हैं। अब उन्होंने नैब को एक तहरीरी बयान दिया है कि तमाम तर जो डील में एक पर्सन मुलव्वस था जो सारी डील को देख रहा था एंग्रो कंपनी की तरफ से, जो कि मेजर बेनिफिशरी है इस पूरे केस में, उन्होंने ये तमाम डील्स की हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई गलत काम किया है, लेकिन सारी तमाम तर जो जिम्मेदारी है अपने तहरीरी बयान में अब्दुल समद दाऊद ने इमरान शेख पे डाली है, जिसकी कुछ दिन पहले ही ज़मानत हुई है। और नैब हुकाम का ये अभी बताना है कि इस ज़मानत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाएगा। तो ये वो 3 किस्म की इन्वेस्टिगेशन है। और नैब हुकाम साथ ये भी बता रहे हैं कि एक सप्लीमेंट्री रेफरेंस 3 से 4 महीने में पेश किया जाएगा, जिसमें जो बेनिफिशरी हैं, जो एक्यूज पर्सन हैं, जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं, इसके अलावा 8 और लोग हैं, इनका तयन बताया जाएगा। नैब हुकाम का ये बताना है कि उन्होंने कोई अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है या कोई किकबैक्स ली हैं। अभी ये वो चीज़ें हैं जो अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं, तमाम तर दावे हैं, इसके सबूत आना अभी अदालत के सामने बाकी हैं। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद गिचकोरी, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। नैब अगर पूरे एतमाद है तो केस सब अदालत में है, अदालत फैसला करेगी, मगर हम LNG के पूरे मामले का जायज़ा आपके सामने पहले भी रख चुके हैं। बहुत से हक़ाइक़ हम आपके सामने माजी में रख चुके हैं कि एक लिस्टेड कंपनी हो, उसके जब अकाउंट्स ऑडिट होते हों तो किस तरीक़े से ये जो इल्ज़ामात नैब की तरफ से लगाए जा रहे हैं ये कैसे साबित होंगे, क्योंकि मीडिया पर संगीन इल्ज़ामात पहले लगाए गए। ये कहा गया कि कतर से मुआहदे में बेज़ाब्तियाँ हैं, अरबों रुपए की करप्शन है, महंगा रेट तय किया गया। फिर कहा गया कि LNG टर्मिनल का ठेका महंगे दामों दिया गया। हुकूमत इस कंपनी को $2,72,000 रोज़ाना मुआवजा देने की पाबंद है, चाहे वो टर्मिनल इस्तेमाल करे या ना करे। फिर इल्ज़ाम लगाया गया कि मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी ने जुर्म का इर्तिकाब किया। एंग्रो LNG टर्मिनल के उस वक्त के CEO इमरान उल हक ने उनका साथ दिया। इसलिए बाद में शाहिद खाकान अब्बासी ने इमरान उल हक को MD PSO लगा दिया। ये इल्ज़ाम लगा दिया गया कि इन लोगों ने महंगे दामों ये टर्मिनल लगवाया और एंग्रो को 15 साल में $1.5 अरब का मुनाफा पहुंचाया गया। ये मीडिया पर बाकायदा तौर पर ये डिस्कस होता रहा। इस इल्ज़ाम का तफसील से जायज़ा लेते हैं कि 15 साल में $1.5 अरब का फ़ायदा एंग्रो को कैसे होगा, यानी सालाना $100 मिलियन, यानी तकरीबन 15.5 अरब रुपए, और 240 अरब रुपए तकरीबन 15 साल में। अब नैब का दावा है कि अब तक 14.10 अरब रुपए या 14.1 अरब रुपए का फ़ायदा पहले ही एंग्रो ग्रुप की कंपनीज़ को पहुंचा दिया गया है। 5 साल में तकरीबन 14.1 अरब का फ़ायदा उन्हें पहुंचा दिया गया, यानी हुकूमत को इतना नुकसान हो चुका है। जबकि दूसरी LNG टर्मिनल से 7.4 अरब रुपए का नुकसान हुकूमत को पहुंच चुका है, यानी टोटल 21.5 अरब रुपए। और क्योंकि मुआहदा 2029 तक का है तो मजीद 47 अरब रुपए का नुकसान होगा, ये नैब कह रहा है। अब जिन्होंने LNG टर्मिनल की डील की लगाया और उनका दावा है कि सालाना $2 अरब हमने पाकिस्तान के बचाए और एनर्जी की ज़रूरियात भी पूरी की। LNG के पावर प्लांट लगाकर लोड शेडिंग का खात्मा किया, फर्नेस ऑयल के दरामदात को ख़त्म किया, महंगी बिजली की जगह सस्ती बिजली पैदा करने के प्लांट्स लगाए जिसके असरात नज़र आए। और ये हुकूमत आकर भी मज़ीद LNG के मुआहदे कर रही है और पाकिस्तान में LNG की मार्केट बनने की वजह से रिस्क फैक्टर भी कम हो गया है और कैपेसिटी चार्जेस की शर्त भी नहीं रखनी पड़ रही है। यानी कंपनियां LNG प्लांट लगाने को तैयार हैं बगैर कैपेसिटी चार्जेस के, प्राइवेट सेक्टर आने को तैयार है क्योंकि बेसिक LNG मार्केट पाकिस्तान में बन गई है, रिस्क फैक्टर कम हो गया है। तो अब
जो LNG मुआहदे करके पाकिस्तान के अरबों डॉलर्स बचाने के दावेदार हैं वो तो गिरफ्तार हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस हो रहा है, उन पर अभी तक 1 रुपये की करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा है मगर गिरफ्तार हैं, तहकीकात भुगत रहे हैं। ये मामला सारा का सारा है क्या, क्योंकि एंग्रो कंपनी की तरफ से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है जिनको फ़ायदा पहुँचने का इल्ज़ाम है। आज भी नैब ने अरबों रुपए का फ़ायदा पहुँचने वालों की फहरिस्त में हुसैन दाऊद और उनके बेटे समद दाऊद का नाम लिखा है, मगर वो गिरफ्तार नहीं है। इस कंपनी का नाम एंग्रो है। ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, मार्केट कैपिटलाइजेशन में पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है। सारे फाइनेंशियल अकाउंट यानी कितना कमाया, कितना खर्च किया, कितना कर्जा लिया, कौन से सौदे किए, ये तमाम तफसीलात कंपनी आवाम के सामने रखने की पाबंद है। स्टॉक मार्केट में ये लिस्टेड कंपनी अपने हर 3 माह का हिसाब किताब आवाम के सामने रखती है। कोई भी बड़ा फैसला करे तो अपने शेयर होल्डर को बताने की पाबंद है। इनके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं। तो हमने सोचा कि ये कैसे मुमकिन है कि एक कंपनी जिसके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, जो सब चीज़ें अपनी वेबसाइट पर रखती है, अपने शेयर होल्डर्स के सामने रखती है, उसे देखकर आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस कंपनी ने LNG टर्मिनल से कितने रुपए कमाए, कितना मुनाफा हर साल कमा रही है, कितना अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है, कितना डिविडेंड देती है, नहीं देती, कितना री इन्वेस्ट करती है। सब आसानी से पता चल सकता है कि ये सौदा क्या पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ा, क्या पाकिस्तान का नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ। क्या एंग्रो को अरबों रुपए का फ़ायदा देकर शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और शेख इमरान उल हक ने कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया? आसानी से दुनिया में लगाए गए LNG टर्मिनल से इसका मवाजना किया जा सकता है। दूध का दूध और पानी का पानी आसानी से साबित हो जाएगा। शाहिद खान अब्बासी का सियासी टारगेटिंग का इल्ज़ाम भी गलत साबित हो जाएगा और लूटा हुआ पैसा वापस करना पड़ेगा। तो एंग्रो से तहकीकात या गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मसला पैसे का है या सियासी इंतकाम का? क्योंकि जब से ये केस खबरों में है तो सरमायाकारों का एतमाद बुरी तरह मुतासिर हुआ। बड़ी बड़ी कंपनियां हुकूमत के साथ काम करने से कतराती रहीं। तो हमने खुद एंग्रो कॉरपोरेशन के अकाउंट्स खोले जो उनकी वेबसाइट पर मौजूद हैं। हम आपके सामने तफसील रखते हैं। एंग्रो कॉरपोरेशन के मातहत चंद अहम कंपनियां हैं जिनमें एंग्रो फर्टिलाइजर्स, एंग्रो पॉलीमर्स, एंग्रो एनर्जी और एंग्रो टर्मिनल भी शामिल हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आप एक चार्ट देख रहे होंगे कि एंग्रो की इन तमाम कंपनियों का कुल रेवेन्यू गुज़िश्ता बरस 171 अरब रुपए है और ये रेवेन्यू है। और इसमें से अगर मुनाफा निकालें तो तकरीबन 23 अरब 60 करोड़ रुपए है। यानी एंग्रो कॉरपोरेशन को 171 अरब रुपए की कुल कमाई में से अखराजात निकालकर सिर्फ 23 अरब रुपए का मुनाफा हुआ इन 4 कंपनियों से। अब हम 171 अरब रुपए की कुल कमाई का जायजा लेते हैं। उसमें से सबसे बड़ा शेयर एंग्रो फर्टिलाइजर का है क्योंकि सबसे ज़्यादा काम खाद का करती है एंग्रो। फिर 35 अरब रुपए के साथ एंग्रो पॉलीमर दूसरे नंबर पर है। फिर तीसरे नंबर पर एंग्रो टर्मिनल है जिसकी सालाना आमदनी 15.8 अरब रुपए है। फिर एंग्रो एनर्जी है और उसकी आमदनी 11.9 अरब रुपए है। इस लिहाज से देखा जाए तो एंग्रो कॉरपोरेशन के रेवेन्यू और मुनाफे में एंग्रो टर्मिनल पहले नंबर पर भी नहीं है, तीसरे नंबर पर है। और ये मुनाफा नहीं, रेवेन्यू है, आमदनी है। मगर मीडिया पर इसका दावा किया गया कि ये जो रेवेन्यू है ये असल में मुनाफा है जो 15 साल में तकरीबन 1.5 अरब डॉलर्स होगा और तकरीबन पाकिस्तान को सालाना 15 अरब 70 करोड़ का नुकसान होगा, जो कि पूरी एंग्रो कॉरपोरेशन के कुल मुनाफे का भी 60% बनता है। हालांकि एंग्रो कॉरपोरेशन के मुनाफे में एंग्रो फर्टिलाइज़र का हिस्सा 70% है और तकरीबन 17 अरब 50 करोड़ रुपए तो वो कंट्रीब्यूट करता है। तो इसलिए आज से देखा जाए तो अगर एंग्रो फर्टिलाइज़र का मुनाफा हटा दें तो सिर्फ कुल मुनाफा यानी 23 अरब रुपए में से सिर्फ 6 अरब रुपए बचते हैं। तो जो 15 अरब रुपए साल की बात थी वो यही गलत साबित हो जाती है। अब नैब के दावे की तरफ आते हैं जो इससे बहुत कम है। मीडिया पे जो दावा किया गया, नैब की तरफ से जो इल्ज़ाम लगाया गया है करप्शन का, वो उससे बहुत कम है। नैब के दावे के मुताबिक गुज़िश्ता 5 साल में 14 अरब रुपए का गलत फ़ायदा एंग्रो को दिया गया। यानी मुनाफा नहीं, गलत फ़ायदे की बात की जा रही है। एक लिस्टेड कंपनी कहाँ इस गलत फ़ायदे को छुपाएगी, ये नैब को साबित करना होगा। हकीकत यह है कि जिस 15 अरब रुपए का जिक्र किया जा रहा है, 14.1 अरब रुपए का जिक्र किया जा रहा है, वो किस तरीके से एंग्रो छुपा सकती है। 2018 में एंग्रो LNG ने 12 अरब 60 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया। एंग्रो LNG की कुल कमाई ही 12 अरब रुपए है। तो फिर सवाल उठता है कि LNG टर्मिनल से एंग्रो को कितना मुनाफा मिल रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि एंग्रो LNG कंपनी के ऑडिट शुदा अकाउंट्स के मुताबिक, जो ऑडिट अकाउंट हुए हैं उसके मुताबिक 2018 में LNG टर्मिनल का कुल रेवेन्यू 12 अरब 60 करोड़ रुपए है। तकरीबन यही रुझान उससे पहले के सालों में है। एक बात वाज़ेह कर दें कि आमदनी है, मुनाफा नहीं। आमदनी में से जब खर्चे और टैक्स निकाले जाएंगे तो फिर मुनाफा आएगा। मुनाफे की बात की जाए तो 2018 में LNG टर्मिनल का मुनाफा 1.5 अरब रुपए था, 2017 में 1 अरब 80 करोड़, 2016 में तकरीबन 1.5 अरब रुपए और 2015 में 1 अरब 90 करोड़ रुपए था। अगर औसतन मुनाफा देखें तो 1 अरब 70 करोड़ रुपए बनता है। 4 साल में तकरीबन 6.8 अरब बनता है। 5वें साल को मिला लें तो तकरीबन 8.5 अरब रुपए बनता है। जबकि नैब 14.1 अरब रुपए के गलत फ़ायदे का इल्ज़ाम लगा रही है। तो अगर 5 साल में शायाशुदा अकाउंट्स के मुताबिक मुनाफा ही 8 अरब रुपए है तो 14.1 अरब रुपए एंग्रो ने कहाँ छुपाए? क्या नैब ये साबित कर पाएगा? क्योंकि ये ऑडिटेड अकाउंट्स है। अगर नैब मुनाफे के अलावा
कोई गैर कानूनी फ़ायदा पहुँचाने का इल्ज़ाम लगा रही है, तो वो कौन से अकाउंट्स में नैब साबित कर पाएगा? एयर ब्लू के अकाउंट्स में कैसे साबित कर पाएगा? एंग्रो के अकाउंट से कैसे निकाल पाएगा? नैब ने कहाँ देखा है? ये नैब को साबित करना होगा। जैसे 15 साल के हिसाब से 15 के साथ ज़रब दिया जाए तो तकरीबन 25 अरब रुपए बनते हैं मुनाफे की। अगर पिछले 4 साल की एवरेज निकाली जाए, यानी 15 साल में कुल मुनाफा 25 अरब बनता है। करेंसी रेट में तब्दीली का फ़ायदा भी दे दें 20% तो तकरीबन 30 अरब रुपए बनता है। तो जो अमाउंट पहले मीडिया पर आया और उसके बाद नैब इल्ज़ाम लगा रहा है, वो कैसे तकरीबन 47 अरब रुपए का अमाउंट निकल कर आएगा, ये नैब को साबित करना है इस सारे के सारे केस में। क्योंकि जो अकाउंट्स हैं वो प्रिंटेड अकाउंट्स हैं, जिसके मुताबिक तो अभी तक 14.1 अरब रुपए का पिछले 5 साल में LNG टर्मिनल लगाने के बाद एंग्रो को फ़ायदा नहीं हुआ है। तो जब मुनाफा अभी तक 14.1 अरब का नहीं हुआ, तकरीबन 8.5 अरब रुपए का है, तो ये 14.1 अरब का अमाउंट जो नैब ने कैलकुलेट किया है, वो फ़ायदा कैसे इन्हें दिया गया और वो फ़ायदा फिर कैसे एक करप्शन का बाइस बना, ये सब बातें नैब को साबित करनी होंगी। ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो हमें ब्रेक शामिल करते हैं, मुझे खबरों पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। 5 माह हो गए हैं, राना सनाउल्लाह गिरफ्तार हैं। उन पर एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने मंशियात की स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगाया हुआ है। ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उनसे 15 किलो हेरोइन बरामद हुई है, जिस इल्ज़ाम से राना सनाउल्लाह इनकारी है। और अब नैब ने उनके खिलाफ एक और केस की तैयारी शुरू कर दी है। नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में चेयरमैन नैब ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदनी से जायद असासों की इंक्वायरी की मंजूरी दे दी है। सिर्फ राना सनाउल्लाह के खिलाफ ही नहीं, और भी बहुत से सियासतदानों के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई है। नैब एलामिये के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने शहबाज शरीफ, बलीगुर रहमान, निसार खोड़ू, आगा सराद दुरानी, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ समेत 15 अफराद के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। अब राना सनाउल्लाह के खिलाफ नया केस खोलने की तैयारी हो रही है। इससे पहले 1 जुलाई को ANF ने अचानक राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया, जिसके बाद हुकूमत की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए। शहरियार आफरीदी बार बार इस बात के दावे करते रहे, तमाम सबूत हैं, रखे जाएंगे। वो अल्लाह रसूल की कस्में खाते रहे। ये कहा गया कि हुकूमत के पास तमाम शवाहिद मौजूद है, मगर जब ये शवाहिद अदालत में पेश नहीं किए गए तो फिर हुकूमत ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब अदालत में ट्रायल शुरू होगा तो शवाहिद पेश किए जाएंगे। मगर मुस्तकिल जज ना होने की वजह से ट्रायल शुरू नहीं हो सका, और मुस्तकिल जज ना होने की वजह भी हुकूमत ही थी, क्योंकि ट्रायल के दौरान एक दूसरे जज को हटा दिया गया था। लेकिन अब मुस्तकिल जज की तैनाती भी हो गई है। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस पेशरफ नहीं हो सकी है। राना सनाउल्लाह के खिलाफ हेरोइन स्मगलिंग केस की आखिरी समाअत 30 नवंबर को हुई थी, मगर राना सनाउल्लाह के वकला ने पुलिस पर बदनज़मी का इल्ज़ाम लगाते हुए अदालती कार्रवाई के जो बायकॉट है उसका ऐलान किया था, जिसके बाद समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई थी। इससे पहले 9 नवंबर की समाअत में खुसूसी अदालत ने राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी थी, जिस पर उन्होंने 20 नवंबर को लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्त दायर की और अदालत ने एंटी नार्कोटिक्स फोर्स से जवाब तलब करते हुए समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी थी। और राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत कल होगी, जिसमें अदालत ANF के जवाब का जायज़ा लेगी। मगर जो 30 नवंबर को समाअत हुई वो पुलिस के हवाले से और वकला और पुलिस के दरमियान जो मामलात हुए उस हवाले से एक दिलचस्प सूरत हाल अख्तियार कर गई थी। क्या मामला हुआ, देखिए उस्मान भट्टी की रिपोर्ट। राना सनाउल्लाह खान को जुडिशल रिमांड खत्म होने पर इंसदाद मनशियात की खसूसी अदालत में पेश किया गया, तो पुलिस ने वकला को कमरा अदालत में जाने से जबरदस्ती रोक दिया, जिस पर झगड़ा हो गया। पुलिस एहलकारों और वकला में धक्कम पेल भी हुई। पुलिस ने अदालत में राना सनाउल्लाह की पेशी के मौका पर अहाते में मेगाफोन का इस्तेमाल जारी रखा। राना सनाउल्लाह के वकला ने पुलिस के साथ झगड़े, नामनासिब रवैया और मीडिया को कवरेज से रोकने पर इंसदाद मनशियात की अदालत के जज के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। आइन और कानून इजाज़त देता है कि ये ओपन ट्रायल होगा। पहले ही इस मुकदमे पे बड़ी उंगलियां उठ रही हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी रियासत ने। अब अगर अदालत में भी ये होना है और ये पुलिस ने ट्रायल रेगुलेट करना है, तो हमने कोर्ट से कहा हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। स्टेट के पास खौफ क्या है? ओपन कोर्ट है, और आप जरा गिने कि वकला और बंदे कितने हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको 30-35 नजर आ रहे हैं। पुलिस वालों को देखे, ये 2500 हैं, इन्हें क्या खौफ है? हम डकैत हैं, हम बम लेके आ रहे हैं। इंसदाद मनशियात की अदालत ने अदालती कार्रवाई में वकला की अदम शिरकत पर राना सनाउल्लाह के खिलाफ मनशियात मुकदमे की कार्रवाई 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद सफदर और बदर मुनीर के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़ लाहौर। देखते हैं कि कल हाई कोर्ट से क्या फैसला आता है। नैब नई इंक्वायरी के लिए तैयार है। आमदनी से जायद असासों का केस की इंक्वायरी के लिए राना सनाउल्लाह के खिलाफ मंजूरी दे दी गई है। आज के प्रोग्राम में आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह।
है।